एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि शॉर्ट में हम लोग इसको ER भी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल ही है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, डायग्राम में आपका वहाँ पे बना हुआ होगा, है ना। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं भी बना हुआ है तो सिंपली आप वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए, क्योंकि ये दोनों रफ और स्मूथ दोनों जो है ना इसी का क्या है, हमारा टाइप है। ठीक है, तो आप अपने डायग्राम में देखिए, तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को रखिए या फिर कोई दूसरा रेफरेंस बुक है ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आप वो भी अपने सामने रखिए और उसमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई, बेसिकली अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यदि आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो बहुत ही मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, मतलब कि बहुत ही झिल्ली उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो सारा का सारा ट्यूब और सीट के जैसा दिखेगा। ट्यूब का मतलब थोड़ा सा पाइप जैसा उस प्रकार का दिखेगा, और सीट का मतलब यहाँ पे एक पाइप एक के ऊपर रखा हुआ ऐसा आपको प्रतीत होगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ और एक रफ, तो वही आपके डायग्राम में दिया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स। बैग्स का मतलब यहाँ पे वेसिकल्स कहा गया आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो वो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना लॉन्ग यदि लंबा टेब्यूल जैसा दिखेगा। टेब्यूल्स का मतलब बेसिकली आप समझिए लॉन्ग और रड के जैसा दिखेगा। ठीक है, और राउंड रहेगा। ऑबलॉन्ग बैग मतलब कि वेसिकल्स जैसा तरीके से आप कह सकते थोड़ा सा टेढ़ा, पूरा सीधा नहीं रहता, ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। ठीक है, आगे the endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane, लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन रहता है, बाहर का जो बाउंड्री रहता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही देखने में लगता है। ठीक है, आगे देखिए the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हर एक यानी कि अलग अलग प्रकार के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस है यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है बाहर का देखने का, वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ऐसा प्रतीत आपको होगा। तो बेसिकली क्या बना रहा है, अपना नेटवर्क बना रहा है। आगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। यानी कि हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये ना यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन को पहुंचाने का काम भी करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, इन सभी चीज़ों में जो है। और चूंकि साइटोप्लाज्म का बात हो गया तो साइटोप्लाज्म में जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए सबको प्रोटीन पहुंचाएगा, वो पहुंचाने का काम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ठीक है, आगे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये एक तरीके से ना पूरा का पूरा मतलब साइटोप्लाज्म में तो रहेगा ही, और वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा जगह छेक लेता है हमारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वही यहाँ पे था साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER शॉर्ट में कहेंगे, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। चलिए इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए लिखा हुआ है The rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। ये रफ देखने में लगता है, यानी कि थोड़ा सा खुरदरा टाइप का देखने में लगेगा, ऊपर नीचे इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जाके चिपका हुआ रहता है। ठीक है, आगे the ribosomes which are attached to its surface are the sites of protein मैन्युफैक्चर। अब चूंकि भाई राइबोसोम्स का काम ही क्या होता था, प्रोटीन को बनाना, हमने पढ़ा है। तो जब वो RER के ऊपर चिपका हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे the manufactured proteins are then sent to various places in the cells depending on need। अच्छा यहाँ पे NEED छूट गया है तो D कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो जिस जिस हिसाब से सेल को चाहिए प्रोटीन, उस हिसाब से RER जो उसको पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, आगे उसके बाद है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है द SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। देखिए ये जो लिपिड होता है ना और जो आपका फैट होता है वो बेसिकली वही फैट है जो हमारी बॉडी में हम लोग कहते हैं ना कि फैट बढ़ गया भाई, चर्बी बढ़ गया, वही चीज़ है। तो वो चर्बी बढ़ाने का काम किसका है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ठीक है, आगे अच्छा हाँ, फैट भी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या लगता है कि हमारे बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, हमारे बॉडी के लिए जिस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, उसी प्रकार से फैट भी जरूरी है, लेकिन हाँ एक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हैं पूरा एकदम 6 पैक्स के बदले फैमिली पैक निकल गया है ना, तो वो चीज़ खराब हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर आदमी जो है ना मोटा जो दिखता है वो मोटा बेसिकली इसलिए दिखता है क्योंकि उसका चर्बी बढ़ चुका होता है, और चर्बी का मतलब वहाँ पे फैट, इसलिए वो जिम जाता है, पार्क में जाके दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है ताकि उसका जो फैट है वो कम हो सके। ठीक है, आगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, देखो some of the proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. अच्छा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का बात हुआ है, तो ये जो हमारा कहाँ गया, हाँ ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को लिपिड को बनाने में जो मदद करता है, यानी कि जो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करने में जो हेल्प करता है, वही हमारा फैट और वही लिपिड एक तरीके से हमारे सेल मेम्ब्रेन को डिजाइन करने में भी मदद करता है। यानी कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों नाम तो सेम ही है बेसिकली, उसको हेल्प करता है अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को मजबूत करने में। कौन? लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो अपना सबसे पहले तो प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, फैट बनाता है, और वही प्रोटीन, फैट, लिपिड सब के सब हमारे सेल मेम्ब्रेन को ही बनाने में मदद करता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, आगे सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और उसी में से हमारा जो कुछ प्रोटीन है, कुछ लिपिड्स है, वो एक एंजाइम की तरह परफॉर्म करता है और एक हार्मोन की तरह परफॉर्म करता है। अच्छा यहाँ पे ना हार्मोन्स के बारे में आप जानते हैं, हार्मोन्स का मतलब है कि वो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब हमारा बेसिकली हार्मोन रिलीज करता है। तो हार्मोन के बारे में आप जानते हैं, हार्मोन का सिंपली मतलब यहाँ पे कि अलग अलग बॉडी पार्ट में हार्मोन पाया जाएगा और उनका फंक्शन अपना अलग होगा। एंजाइम का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए एंजाइम ना एक तरीके से, हालांकि पूरे बॉडी में हमारा एंजाइम फैला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में हार्मोन फैला हुआ है उसी प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में एंजाइम फैला हुआ है, और एंजाइम का हर एक बॉडी पार्ट में अपना काम अलग है। जैसे एक एंजाइम ऐसा भी होता है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। तो एंजाइम का बेसिकली काम ये होता है कि जिस जिस बॉडी पार्ट में वो है वहाँ पे उनको काम बांट दिया गया हमारे बॉडी के द्वारा, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम करो। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एंजाइम्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एंजाइम है ना, सबका काम अपना अलग अलग है। आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी कि मान लीजिए यदि हमारे सेल के अंदर गलती से जहर आ गया, ड्रग्स आ गया, थोड़ा सा जहरीला चीज़ आ गया, तो उसको ख़त्म करने का भी काम हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो मतलब सोच रहे हो, देखो किस प्रकार से हमारा बॉडी एकदम डिजाइन है, हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स बने हुए हैं, है ना। चलिए तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसको लगातार इसका जो यदि आपको डायग्राम देखना है तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोल्गी एपरेटस, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।